Good morning. Today we will discuss about Einstein's coefficients and their relations. इसको डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। आइंस्टाइन ने एक मॉडल डेवलप किया था 1917 में, और जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि इमिशन दो तरह से टेक प्लेस करता है। वन इज़ द स्पॉन्टेनियस इमिशन, द अदर इज़ द स्टिमुलेटेड इमिशन। और स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू ही लेजर एक्शन प्राप्त किया जा सकता है, लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो सकता है। 1917 में आइंस्टाइन ने मॉडल दिया, सजेस्ट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको करने में बहुत समय लग गया और पहला सक्सेसफुल लेजर जो बना वो 1960 में बना, टी.एच. मैमन ने बनाया। ये लेजर जो होता है लाइट विजिबल रेंज में होता है। एक उसके पहले माइक्रोवेव रेंज में भी स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन प्राप्त किया गया था C.H. टॉमन्स द्वारा 1954 में, और माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन उन्होंने प्राप्त किया था। तो कैसे आइंस्टाइन ने डेवलप किया मॉडल? बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्रोसेस से किया, उसी मेथडोलॉजी से किया जिस मेथडोलॉजी को हम फॉलो करते रहे हैं। देखो ऐसा है, हम कंसीडर करते हैं दो एनर्जी स्टेट, द ग्राउंड स्टेट विथ एनर्जी E1। एक नई चीज़ और यहाँ एज्यूम करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज N1 एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। दूसरा है एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है E2 एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट वेरी इंस्टेंट ऑफ द टाइम N2 है। किसी दिए हुए क्षण पे, किसी दिए हुए समय पर N1 नंबर ऑफ एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट में और N2 नंबर ऑफ एटम्स हैं एक्साइटेड स्टेट में। ये दोनों एनर्जी स्टेट्स E1 और E2 ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की हैं, वो आपस में इस तरह से हैं कि दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू hν। यह hν के बराबर होता है। मैंने आपको बताया है कि जब एक्सटर्नल फोटॉन ऑफ द एनर्जी hν इज इंसिडेंट, तो यह एनर्जी फोटॉन विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम लाइंग इन द ग्राउंड स्टेट, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट को चला जाता है। इस प्रोसेस को ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसको मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। आइंस्टाइन ने यही स्थिति बिल्कुल कंसीडर किया कि जब एक इंसिडेंट रेडिएशन होता है विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम इन द ग्राउंड स्टेट, एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस एंड इट विल मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1 टू एक्साइटेड स्टेट एनर्जी E2। तो इसी को फिर से हम नेक्स्ट पेज पे शो कर रहे हैं। ये वही सारी बातें हैं, दो एनर्जी स्टेट्स हैं E1 और E2। यहाँ फिर हम डिस्कस कर रहे हैं आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। दो एनर्जी स्टेट्स हैं, वन इज़ द ग्राउंड स्टेट, वैल्यू है इसकी E1, द अदर इज द एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी वैल्यू है इसकी E2। ग्राउंड स्टेट में एटम्स की संख्या किसी क्षण N1 है और एक्साइटेड स्टेट में किसी क्षण पे एटम की संख्या है N2। इन दोनों एनर्जी स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 hν के बराबर होता है। मैंने आपको बताया है, अभी डिस्कस भी किया है कि जब एक्सटर्नल फोटॉन hν इंसिडेंट होता है तो यह फोटॉन विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम इन द ग्राउंड स्टेट, और एटम इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब करेगा और वह एक्साइट हो जाएगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट को। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस एब्जॉर्प्शन के करेस्पॉन्डिंग आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन बिल्डअप किया, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरीके को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एक इंसिडेंट रेडिएशन की उपस्थित होनी चाहिए hν न्यू फ्रिक्वेंसी की। इसको हमने माना है जो इंसिडेंट फोटॉन की उपस्थिति में जिसकी एनर्जी डेंसिटी जो है U न्यू है। न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटॉन, इट इज़ द एनर्जी डेंसिटी विच इज प्रेजेंट, और इसके प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन होगा। ग्राउंड स्टेट का प्रत्येक एटम इसको एब्जॉर्ब करेगा। अब P12 एब्जॉर्प्शन निकाल रहे हैं। एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो रही है।
प्रत्येक एटम की प्रोबेबिलिटी एब्जॉर्ब करने की प्रति सेकंड कितनी होगी, इस एक्सप्रेशन द्वारा हम दे रहे हैं। तो अब ध्यान रखो, P12 एब्जॉर्प्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ABS एब्जॉर्प्शन, स्मॉल p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पर एटम पर सेकेंड। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, और एब्जॉर्प्शन के बाद सिस्टम स्टेट 1 से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट 2 को जाएगा। सो P12 एब्जॉर्प्शन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पर एटम per second in the ground state. That will be equal to, and it will happen only in the presence of external incident radiation U nu की उपस्थिति में होगा। आइंस्टाइन ने यहाँ पर इसको एक कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस किया, B12, 1 से एनर्जी स्टेट E1 से एनर्जी स्टेट E2 में जाने के लिए, तो ये B12 को हम कहते हैं आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन, वेयर B12 इज़ द आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इस इक्वेशन को मैं पुनः बता दूं कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द एटम्स टू बी एक्साइटेड फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 पर एटम पर सेकेंड, एंड दैट विल बी गिवन विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। आप ध्यान रखेंगे, एब्जॉर्प्शन सदैव एक्सटर्नल रेडिएशन की उपस्थिति में ही होगा, इंसिडेंट फोटॉन होगा तभी एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। अब ये स्मॉल p से जो आपने लिखा है, ये पर एटम पर सेकेंड है। अब नंबर ऑफ़ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, अभी आपने माना ये N1 है, तो कुल एटम्स की संख्या ग्राउंड स्टेट में है N1, तो सारे के सारे एटम एब्जॉर्ब करेंगे। एक एटम की प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड, ये एक्सप्रेशन इस इक्वेशन द्वारा दिया जाता है, इक्वेशन 1 द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड पर एटम है। एक एटम के एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी प्रति सेकंड कितनी आएगी प्रत्येक एटम की, वो इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है। समझ रहे हो? अब ग्राउंड स्टेट में कुल एटम्स की संख्या है N1, तो ऑल द एटम्स लाइंग इन द ग्राउंड स्टेट, सारे एटम के लिए कितना कुल प्रोबेबिलिटी प्रति सेकंड आएगा, तो वो हमने कैपिटल P12 से लिखा है। फिर वही एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, द प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड फॉर ऑल द एटम्स लाइंग इन द ग्राउंड स्टेट। ध्यान रखिए, ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पर एटम पर सेकेंड है, और ये कैपिटल P से जब लिखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ऑल द एटम्स पर सेकेंड है। दिस इज फॉर वन एटम, सिंगल एटम, पर एटम पर सेकेंड, एंड दिस इज फॉर ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट है। तो ऑब्वियसली एक एटम की प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड इतनी है, तो N1 एटम्स की कितनी होगी, तो N1 से ऑब्वियसली इसमें गुणा आप कर दोगे, तो N1 इज़ द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। P12 एब्जॉर्प्शन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पर एटम, और एब्जॉर्ब करके वो एनर्जी स्टेट 1 से एनर्जी स्टेट 2 में जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट को जाएगा। सभी एटम की प्रोबेबिलिटी प्रति सेकंड कितनी आएगी फॉर एब्जॉर्प्शन, उसकी वैल्यू N1 P12 स्मॉल P12 एब्जॉर्प्शन द्वारा दिया जाएगा। P12 एब्जॉर्प्शन की वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है N1 B12 U न्यू। तो ये दूसरा इक्वेशन बन जाता है। ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो हैपनिंग होती है, जो घटना होती है, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, जैसा आपने पढ़ रखा है उसी के अनुरूप आइंस्टाइन ने इक्वेशन डेवलप किया। इक्वेशन 1 डेवलप किया गया, सिंगल एटम के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रत्येक एटम के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, और कुल एटम के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 बना। एक एटम की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल लिया, उसमें आपने N1 का गुणा कर दिया, तो सारे एटम्स जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो देखो, एक को स्मॉल p से लिखा है, स्मॉल p इज प्रोबेबिलिटी पर एटम पर सेकेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, ABS इज एब्जॉर्प्शन, और कैपिटल P12 लिखा है
is the probability of absorption for all the atoms in the ground state, N1 atoms हैं for absorption, ये इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाएगा। ये स्थिति आती है, इसी को आपने एब्जॉर्प्शन कहा भी था। उस एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को नाउ यू हैव एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल टर्म में उसी को एक्सप्लेन कर दिया। अब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो एब्जॉर्ब करके एटम ग्राउंड स्टेट 1 से एक्साइटेड स्टेट में 2 में चला जाएगा। वहाँ वह अधिक से अधिक 10⁻⁸ सेकंड तक रह सकता है, जो पहले भी आपको बता चुके हैं। इस 10⁻⁸ सेकंड बीतते ही वो फिर ग्राउंड स्टेट को लौट आएगा या उसके पहले भी ग्राउंड स्टेट को लौटेगा। इसको हम कहते हैं इमिशन। और इमिशन 2 तरह का होता है, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। उनके करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनेगा, दैट विल बी डिस्कस्ड टुमारो। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे ओनली। थैंक यू।